और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए शानदार कमाई के मौके। और हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। स्वागत करते हैं, इनसे कल के लिए स्ट्रैटेजी समझेंगे। साथ ही खास मेहमान HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा। सर, बहुत स्वागत है आपका। पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ है, परिचय करा देते हैं। देवांशी से जानेंगे आज के बाजार का हाल। आशीष चतुर्वेदी, बाजार में किन सेक्टर में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला। दीपांशु हमें बताएंगे कॉनकॉर के शेयर में शानदार तेजी क्यों आई। देवांशी से हम जानेंगे नैटको फार्मा में क्यों आया उछाल। मानसी बताएंगे दुनिया भर में फिर से अनलॉक का असर कहां पर देखने को मिला और बड़े शहरों में बढ़ी बड़े घरों की मांग की वजह क्या है। लेकिन सबसे पहले हम आज के बाजार के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हमने बाजार में देखा बेहद सीमित दायरे में कारोबार हुआ। निफ्टी 22 अंक चढ़कर 15,200 के ठीक नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स 111 अंक चढ़ा और 50,650 के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में 337 अंकों की तेजी रही और ये 34,950 के पास बंद हुआ। और आज सबसे ज्यादा तेजी PSU शेयरों में रही। IOC 5% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर रहा। FIIs और DIIs की तरफ से क्या संकेत आज मिल रहे हैं, समझते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 85 करोड़ रुपए की आज खरीदारी की। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 708 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और आइए आज के कारोबार को और अच्छे से समझते हैं। एडिटर्स टेक में समझते हैं अनिल जी की राय। भारतीय बाजारों के लिए एक बड़े और अहम हफ्ते की शुरुआत बेहद दमदार नोट पर होती हुई दिखी है। और बड़ा और अहम हफ्ता इसलिए कि मई सीरीज का ये आखिरी हफ्ता है, मंथली एक्सपायरी। और इस मंथली एक्सपायरी के ठीक पहले भारतीय बाजार लाइफ टाइम हाई के बेहद नजदीक पहुंचते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी पर 15,431 का जो लाइफ टाइम हाई 16 फरवरी को बाजार ने बनाया था, उसके बेहद करीब आते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में दमदार शुरुआत होना बहुत जरूरी था। और SGX निफ्टी दिखा रहा था 100-125 पॉइंट की कमजोरी, लेकिन इसके विपरीत भारतीय बाजार हरे निशान में खुले 15,200 के ऊपर और उसके बाद सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार दिन भर करते नजर आए और फाइनली हरे निशान में क्लोजिंग देने में भी 15,200 के नजदीक कामयाब रहे। लेकिन असली स्टार परफॉर्मर रहा बैंक निफ्टी। बैंकिंग शेयर में आज भी अच्छी मजबूती बनी। 1% की तेजी के साथ बैंक निफ्टी 35,000 के बेहद करीब बंद होता हुआ दिखा। यहां से ताकत बहुत ही बेहतरीन आती हुई दिख रही है और बैंक निफ्टी ने ही निफ्टी को हरे निशान में बंद होने में बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया। एक्सपायरी का हफ्ता है, हर लेवल पर शॉर्ट कवरिंग और थोड़ी फ्रेश खरीदारी भी आती हुई दिख रही है और ये बाजार को पसंद आती हुई दिख रही है। नतीजों के लिहाज से भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है और सेक्टर्स को भी आप देखें तो थोड़े थोड़े समय के करेक्शन और कंसोलिडेशन के बाद सेक्टर्स में फिर से रुझान तेजी की तरफ बनता हुआ दिख रहा है। कैश मार्केट के स्टॉक्स में भरपूर एक्शन है और आज भी वहां पर दमदार तेजी देखने को मिली। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि FIs के थोड़ी खरीदारी के आंकड़े, घरेलू फंड की बिकवाली थमना, ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती, अच्छे नतीजे, कोरोना के आंकड़े काबू में आना, ये सारे वो ट्रिगर्स हैं जिन्होंने एक्सपायरी के हफ्ते की शुरुआत मजबूती के साथ की और बाजार भले सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखे, लेकिन सेंटीमेंट बेहतरीन है। ट्रेंड चूंकि हम लगातार 15,000 के ऊपर बने हुए पॉजिटिव है और अब देखना है अगर कल के सेशन में थोड़ी और बेहतर क्लोजिंग मिल जाए, एक बार 15,314 के आसपास की जो लाइफ टाइम हाई अब तक की क्लोजिंग है निफ्टी की, उसके पार निकले तो फिर बाजार और बढ़िया और बेहतरीन तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिखेगा। लेकिन फिर भी ट्रेंड, मूड, माहौल बाजार में बेहतरीन और हर एक गिरावट में, हर एक इंट्राडे गिरावट में या गैप डाउन ओपनिंग पर ट्रेडर्स बाजार में खरीदारी करने के लिए तैयार हैं। अब कल के बाजार के लिए स्ट्रैटेजी भी अनिल जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आज के बाजार में कौन से सेक्टर रहे ऊपर, कहां पर दिखी सुस्ती, समझते हैं आशीष चतुर्वेदी से। बताइए। देखिए, इंटरेस्टिंग सेशन रहा है। SGX निफ्टी से कमजोर संकेतों के बाद अगर आप देखें तो ओपनिंग जो है शुरुआत में खरीदारी के साथ हुई, लेकिन निफ्टी जो है क्लोजिंग के समय मामूली 20 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में करीब 100 अंकों की तेजी देखने को मिली। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर रहा निफ्टी बैंक। यहां पर अगर आप देखें तो दिन के दौरान 300 पॉइंट से ज्यादा के गेंस देखने को मिले। करीब 300 अंकों की तेजी के साथ ही निफ्टी बैंक जो है बंद हुआ। इंडिया विक्स यहां पर अब आपको फोकस बनाना होगा क्योंकि साल के निश्चित स्तर पर अब कहीं ना कहीं बड़े हलचल के संकेत इंडिया विक्स से सामने आ रहे हैं। सबसे
पहले वो स्टॉक्स देख लेते हैं जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताया। रिको ऑप्टो आपको बताया था सुमित जी ने, दिन के दौरान बढ़िया उछाल स्टॉक में देखने को मिला। डेल्टा कॉप आज के सत्र का कंसेंसस बाय था और हमारी जो थीम है अनलॉक उसका भी एक असर देखने को मिला। और सियाट यहाँ पर देखिए स्टॉक आपको जैन साहब ने बताया। बिरला सॉफ्ट पर खरीदारी कराई थी विश्वेश ने और अच्छी तेजी स्टॉक में भी देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो लगातार गिरावट के बाद अब कहीं ना कहीं निश्चित रूप से थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली मेटल स्टॉक्स में। और एनएमडीसी यहां पर बढ़िया उछाल देखने को मिला। नालको हिंदुस्तान कॉपर मार्जिनल गेन देखने को मिली। सेल में भी अगर आप देखें तो निश्चित रूप से अच्छी खरीदारी देखने को मिली। मेटल से ही जुड़ा एक और एंसिलरी स्पेस है ग्राफाइट, इलेक्ट्रोड स्टील बनाने में उपयोग होता है। एचईजी और ग्राफाइट इंडिया, इन दोनों स्टॉक्स में भी दिन के दौरान ब्रेकआउट देखने को मिला। करीब करीब 10% तक के मूव्स देखने को मिले। और टेक्सटाइल स्टॉक्स भी देखिए लगातार फोकस में। और आज खासतौर पर इनरवेयर बनाने वाली जो कंपनीज है, पेज इंडस्ट्रीज, एफएनओ का स्टॉक है, भारी भरकम स्टॉक है, फिर भी 4% से ज्यादा के गेंस देखने को मिले। इसके बाद लक्स इंडस्ट्रीज देखिए लवेबल, यहां पर दिन के दौरान 10% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। होटल स्टॉक्स में देखिए ओरिएंटल होटल्स, ये हमने एसआईपी स्टॉक के तौर पर आपको बताया था, 20% के अपर सर्किट स्टॉक में देखने को मिला। ईआईएच, डेल्टा कॉप के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा आइनॉक्स लीजर में भी अगर आप देखें तो 1-1.5% की तेजी स्टॉक में भी देखने को मिली। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी का रुझान देखने को मिला। पीएनबी, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, इंडियन बैंक, तमाम जो सरकारी बैंक है, एसबीआई के अच्छे नतीजों का भी कहीं कि पूरे सेक्टर पर असर पड़ते हुए नजर आया। हालांकि एसबीआई अगर आप देखें तो ऊपरी तरफ से थोड़ा सा गिरते हुए नजर आया। और दिन के दौरान जो प्राइवेट बैंक्स हैं यहां पर कहीं ना कहीं एक फ्लैटेस्ट कारोबार देखने को मिला। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात करें तो थोड़े बहुत गेंस यहां पर देखने को मिले। कैनफिन होम्स, पीएनबी हाउसिंग, यहां पर अच्छी खरीदारी देखने को मिली। चुनिंदा मेटल स्टॉक्स ऐसे रहे, मिसाल के तौर पर टाटा स्टील जहां पर हल्की गिरावट देखने को मिली। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो कुछ न कुछ एफएमसीजी कंपनीज भी थी जहां पर थोड़ी सी बिकवाली रही। नहीं तो अगर आप देखें तो पूरे सेक्टर में आज पूरे बाजार में जो है खरीदारी का रुझान देखने को मिला। वीके शर्मा जी का रुख कर देते हैं। वीके शर्मा जी, अब मई सीरीज के इस आखिरी हफ्ते में आने वाले अब कुछ दिनों में क्या मूवमेंट बाजार का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? स्ट्रैटेजी क्या रहे? कल के लिए इंट्राडे पे कौन सी आप सजेस्ट करेंगे और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रखें? जी, तो इसके लिए स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए जैसा अनिल जी ने सुझाया है कि मार्केट बिल्कुल तैयार है। इस वक्त किसी भी प्रकार से कोई भी जो एक अपॉर्चुनिटी आती है नीचे लेने की, मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग की, तो अपॉर्चुनिटी होती है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की दोनों ही। तो वही जो स्थिति है उसको जारी रखा जाए, वही स्ट्रेटजी अपनाते रहिए। एक स्टॉक जो समझ में आता है इंट्राडे पर्पस में कल के लिए, वो है आपका आईसीआईसीआई प्रू। तो ये बंद हुआ था करीब 553 पे। आप इसमें स्टॉप लॉस रखें 547 रुपये का, यानी कि 6 रुपये नीचे, और टारगेट आपका रहेगा करीब 15 रुपये ऊपर 568 रुपये पे। तो ये ध्यान रखिए, स्टॉक इंट्राडे में जैसे भाव ऊपर आए आप अपने स्टॉप लॉस को भी ऊपर बढ़ा दीजिए। और जो पोजिशनल कॉल है वो मेरे ख्याल से जो नया स्टॉक है जो अब उसके अंदर आएगा एफएनओ के अंदर, आईडीएफसी लिमिटेड, तो वो एक स्टॉक है जहाँ पे नई सिरे से बाइंग देखी जा रही है। तो यहाँ पे 56-75 पे ये स्टॉक क्लोज हुआ है। आप इसको लें पोजिशनल ट्रेड के लिए 5-6 दिन के लिए, और इसमें स्टॉप लॉस रखें 54 रुपये का, टारगेट आपका रहेगा 61 रुपये। दोनों ही केस में स्टॉप लॉस ऊपर लगातार बढ़ाते रहेंगे। ओवर टू यू स्वाति जी। तो वीके शर्मा जी की राय, कल के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंट्राडे की खरीदारी करने की सलाह और हफ्ते भर का नजरिया पोजिशनल व्यू आईडीएफसी में रखने का सुझाव दिया है शर्मा जी ने। बातचीत जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले हमने देखा कॉनकॉर के शेयर में शानदार तेजी रही। दीपांशु का रुख कर लेते। दीपांशु, कॉनकॉर के लिए क्या पॉजिटिव खबर है? बड़ी राहत कंटेनर कॉरपोरेशन के लिए, नतीजे उतने खास नहीं थे और हमने देखा भी कि सुबह स्टॉक में 3-4% की गिरावट रही, पर वहां से दमदार रिवर्सल आते हुए दिखा और डेज हाई पर तो स्टॉक 10% की तेजी दिखा रहा था। क्यों आई है तेजी? सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से, जो लैंड लाइसेंस फीस का मामला था वो मुद्दा अब पूरी तरह से कंपनी ने सुलझा दिया है। अब क्या है यह मामला? कंपनी लैंड लाइसेंस फीस जो रेलवे का लैंड यूज करती है उस पर रेंट देती थी। पहले सिर्फ जितने कंटेनर से उस पर रेंट दिया जाता था, फिर रेलवेज ने यह बदलकर कहा कि नहीं, आपको रेलवे के टोटल लैंड की एक फिक्स्ड वैल्यू पर लैंड लाइसेंस फीस देनी पड़ेगी। वहां से कंपनी के खर्च काफी बढ़ते हुए दिखे क्योंकि सडनली रेंटल के इनकम में 4 से 5% का उछाल आया। पर अब कह रही है कंपनी कि इस मुद्दे को पूरी तरह से सुलझा दिया गया है। FY22
यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष में कंपनी 450 करोड़ रुपए का लैंड लाइसेंस फी देगी, जो कि अनुमान से काफी कम है। बाजार ने अनुमान 600 करोड़ या इससे ज्यादा का लगाया था, तो वहां से एक राहत का संकेत आ रहा है। और आगे जाकर लैंड की वैल्यू का 6% कंपनी एज अ रेंटल देगी, जो आगे जाकर 7% के लिए बढ़ाया जा सकता है। 35 साल के लिए अब रेलवेज के साथ कंपनी अग्रीमेंट करने वाली है, यानी कि अब इस मुद्दे पर पूरी क्लैरिटी आ गई है। तो अब जो कंपनी के विनिवेश की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। जो कंपनी का विनिवेश था वो सिर्फ इसी मुद्दे की तरफ से अटका हुआ था। यही नहीं, Q4 में कंपनी ने और भी काफी सारे एडजस्टमेंट्स किए हैं। वन टाइम काफी सारे पेमेंट्स जो अटके हुए थे वो भी कंपनी ने कर दिए हैं। तो विनिवेश से पहले पूरी तरह से हर इशू को कंपनी ने सुलझा दिया है, ताकि जो भी कंपनी इसे खरीदना चाहती है वहां पर उन्हें कोई एडिशनल या फिर हिडन कॉस्ट्स नहीं दिखें। इसके अलावा ग्रोथ भी बरकरार है। अगर आप देखें तो कंपनी ने FY22 के लिए काफी मजबूत गाइडेंस दी है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आय में 12% की बढ़त आएगी और मुनाफा 2 गुना हो जाएगा इस साल। Q4 के नंबर्स भी अगर आप देखें तो अगर एडजस्टमेंट्स को हटा दें तो काफी अच्छी ग्रोथ रही है आय में, रियलाइजेशंस और कुल वॉल्यूम्स में। तो अच्छा प्रदर्शन कंपनी की तरफ से। लैंड लाइसेंस फीस का मुद्दा पूरी तरह से सुलझा दिया गया है और अब पूरी तरह से कंटेनर कॉर्पोरेशन विनिवेश के लिए तैयार है। बहुत जानकारी पूरी देने के लिए दीपांशु, शुक्रिया आपका। शर्मा जी, कॉनकॉर में क्या आपकी राय? ये एक बिल्कुल मोनोपोली जैसा काम है और ये जो एक चीज अटकी पड़ी थी वो किसी भी एक जो नया बायर था उसके लिए एक सिरदर्द बना हुआ था कि इसको कैसे फैक्टर इन किया जाए। अब ये जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हो गया है तो सारी अनिश्चितताएं खत्म हो गई हैं और कोई भी जो इसका शूटर है वो इसको बड़ी भांति अच्छा खासा प्राइस दे सकता है, क्योंकि अब इसके अंदर हिडन कॉस्ट कुछ बचे नहीं है या इस प्रकार के जो आगे कोई कॉस्ट बढ़ती है ऐसे दिखाई नहीं देता। तो मैं समझता हूँ ये स्टॉक बहुत ही उपयुक्त है और इन्वेस्टर इसको भी अच्छी नज़र से देख सकते हैं और इसकी पटरी पे ये कॉनकॉर है आखिर पटरी पे आई गया है। ओके सर, नैटको फार्मा में हमने देखा अच्छा उछाल आया है। किस दवा के लिए मंजूरी मिली है? पॉजिटिव खबर नैटको फार्मा के लिए समझते हैं देवांशी आशर से, बताइए। नैटको फार्मा के स्टॉक में आज की ट्रेडिंग सेशन में करीब 10 से 13% तक की तेजी देखने मिली थी और इसकी कई सारी वजह है, लेकिन सबसे अहम वजह है कंपनी की जो कैंसर की दवा है इसको US FDA से मंजूरी मिल चुकी है। मैं आपको बता दूं ये कैंसर की जो दवा है रेवलिमिड, इसकी जेनरिक वर्जन है जो कि आने वाले समय में कंपनी लॉन्च करती हुई दिखेगी। माना जा रहा है मार्च 22 तक इस दवा को लॉन्च किया जा सकता है और एनालिस्ट ये भी मानते हैं कि ये आने वाले समय में जो ओवरऑल रेवेन्यूज हैं इसमें एक अहम कॉन्ट्रीब्यूटर बनता हुआ दिख सकता है। ये कैंसर की दवा है, $7 बिलियन तक का इसका मार्केट शेयर माना जा रहा है, तो इसके चलते काफ़ी अच्छे रेवेन्यूज़ में एक बढ़त देखने मिल सकती है। इसके अलावा आप देखिए जो कोविड के इलाज के लिए जो दवा है मोल्यूपिरावीर कैप्सूल्स, इसके 3rd क्लिनिकल ट्रायल को कंपनी ने शुरू कर दिया है। इसकी मंजूरी पहले ही मिल चुकी थी लेकिन अब फाइनल ट्रायल्स कंपनी ने शुरू कर दिए हैं, तो आने वाले समय में इस दवा को भी लॉन्च करने की पूरी योजना है। तीसरी जो दवा है इनके जो भी लीवर है, किडनी है, इसके ट्रांसप्लांट की दवा है और इसको US FDA से मंजूरी मिल चुकी है और इसके चलते भी आज सेंटिमेंटल इम्पैक्ट देखने मिला था और अच्छी तेज़ी आपको नैटको फार्मा में मिलती हुई दिखी थी। इसके साथ ही कई दिनों से हम देख रहे हैं नैटको फार्मा में अच्छे गेन्स होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ कोविड पोर्टफोलियो या कैंसर की दवा पर फोकस नहीं कर रही है। जिस तरह से ब्लैक फंगस बढ़ता हुआ दिख रहा है, कंपनी को ब्लैक फंगस की दवा बनाने की भी DGCI से मंजूरी मिल चुकी है और इसके चलते भी पिछले कई दिनों में हमने अच्छा एक्शन देखा था। अब देखिए पिछले एक हफ्ते में करीब 18% से ज़्यादा के गेन्स हमने इस स्टॉक में देख लिए हैं। एक महीने की बात करें तो करीब 25% तक की तेजी हमने इस स्टॉक में देखी और आज की ट्रेडिंग सेशन में क्योंकि इस कैंसर की दवा को मंजूरी मिली है, इसके चलते इस स्टॉक में हमने देखा करीब 10 से 13% तक के गेन्स के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। शर्मा जी, नैटको फार्मा पर आपकी राय? जी, नैटको फार्मा हमारे कवरेज में नहीं है और न ही मेरे खुद के इन्वेस्टमेंट के पास है, लेकिन अब जो स्टॉक पहले भी शुक्रवार को भी बढ़ गया था और आज भी बढ़ा है, तो उस दृष्टि से मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक जो नियर टर्म है वो प्राइस्ड इन है। अब जिस भी निवेशक को लेना हो वो इसको थोड़ा जो गैप क्रिएट करके है वहाँ जाए तब ले तो बेहतर रह सकता है, ऐसा मेरा मानना है तकनीकी दृष्टि से। ओके सर, अब हमने देखा कि जब कोविड के मामले बढ़ते गए तो अलग अलग राज्यों ने धीरे धीरे करके लॉकडाउन लगाना शुरू किया। अब क्योंकि कोविड के मामले थोड़े कम आ रहे तो अनलॉक दुनिया फिर से
और जो देश में अलग अलग शहर हो रहे हैं, अब इसका असर कहां पर देखा जा सकता है, कौन सी इंडस्ट्री पर सबसे ज्यादा असर है, समझते हैं मानसी से। जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे कोरोना वायरस कम होते जा रहा है या लगातार आंकड़ों में हम देख रहे हैं कि कमी देखने को मिल रही है, इससे कई सारे देश हैं जो कि अनलॉक फेज शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर कई जगह पर अनलॉक शुरू हो भी चुका है और कई जगह पर अनलॉक फेज शुरू होने भी जा रहा है। भारत में भी कई सारे राज्य हैं जो कि 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। अब इन सभी का फायदा कैसे और किन क्षेत्र को मिलता हुआ दिखेगा, इस पर हम लगातार रिसर्च कर रहे हैं और यही आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले टूर्स एंड ट्रैवल देखिए, इकोनॉमी के खुलने से टूर ट्रैवल को फायदा होता हुआ दिखेगा। एयर ट्रैफिक, रेल ट्रैफिक में बढ़त की संभावना है। 2020 के मुकाबले अब यूएस में हवाई यात्रा का किराया औसतन 12% बढ़ चुका है। 2021 के अंत तक 28% बढ़त होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। तो इसका सीधा असर आईआरसीटीसी, इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइस जेट, महिंद्रा हॉलिडेज, थॉमस कुक जैसे शहरों पर पड़ता दिखेगा। होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स कैसे यहाँ पर इंपैक्ट होते दिखेंगे, ऑक्यूपेंसी दरों में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है। यूके में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा खुलने से पुर्तगाल के होटल्स में जबरदस्त बुकिंग देखी जा रही है। पिछले शुक्रवार से पुर्तगाल की सबसे बड़ी होटल चेन पेस्ताना की बुकिंग जो है 250% का उछाल यहाँ पर देखने को मिला है। बाहरी बुकिंग ऑपरेटर की बुकिंग में करीब 475% की बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के चलते होटल स्पेस से जुड़े शेयर्स हैं, इन पर नजर रखिएगा। रॉयल ऑर्किड, कामत होटल, इंडियन होटल्स, ओरिएंटल होटल्स, EIH, ताज जीवीके, क्योंकि जैसे जैसे लोगों का आना जाना बढ़ेगा, होटल स्पेस भी हैं जो कि फोकस में रहेंगे। रिटेल सेक्टर, इकोनॉमी खुलने से रिटेल सेक्टर को फायदा मिलता दिखेगा। अप्रैल में यूके में रिटेल सेल्स 9.2% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 4.5% का अनुमान लगा रहे थे, वहां पर 9.2% की बढ़त दिखी थी। वैल्यूएशंस के लिहाज से V2 रिटेल सबसे सस्ता लग रहा है। इसके अलावा AB फैशन, ट्रेंड, शॉपर्स स्टॉप, वी-मार्ट रिटेल पर भी नजर रखनी होगी। मल्टीप्लेक्स और एंटरटेनमेंट शेयरों पर भी फोकस रखिए, क्योंकि इकोनॉमी के खुलने से सिनेमा घर को भी फायदा होता दिखेगा ही। अब काफी समय हो चुका है सिनेमा घर, लोग यहाँ पर थिएटर्स में नहीं जा पा रहे हैं। जैसे अनलॉक फेज में सिनेमा घर खुलेंगे, बिल्कुल बड़ी मात्रा में हो सकता है, बड़ी तादाद में लोग हैं वो वापस से थिएटर्स जाना शुरू कर दें। इसका असर है। प्रताप स्नैक्स की कुल आय का बड़ा हिस्सा सिनेमा हॉल और रेलवे से है, तो इस स्टॉक पर इसके चलते नजर रखिए। वंडरला हॉलिडेज के अम्यूजमेंट पार्क में बड़ी मात्रा में बुकिंग की उम्मीद है। जैसे अनलॉक फेज होगा, लोग घूमने भी जाएंगे, एडवेंचर भी करेंगे, और इन्हीं सब के चलते आपको मल्टीप्लेक्स और एंटरटेनमेंट से जुड़े शेयरों पर भी एक बार नजर रखनी चाहिए। आइए शो में आपको बताते हैं ऑप्शन की स्ट्रैटेजी। देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। सर बताइए अब इस सेगमेंट के दर्शकों के लिए, उनके लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी। जी स्वाति जी, आपका और आपके सभी दर्शकों का इस सेगमेंट में दोबारा स्वागत। बैंक ऑफ बड़ौदा मेरा पहला ऑप्शन है। ये स्टॉक बहुत ही अच्छा चल रहा है और यहाँ पे आप 81 रुपये 35 पैसे भी आज बंद हुआ है, तो 82 रुपये 50 पैसे का कॉल आप 1.5 रुपये पे जो बंद हुआ है वो आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखें करीब आपका 70 पैसे का और आपका 80 पैसे का टारगेट आपका रहेगा पूरा 3 रुपये। तो ये आप जो की त्यों ले सकते हैं और ये 2 या 3 दिन में आपका टारगेट भी हो जाएगा। दूसरी कंपनी है टाटा पावर, लेकिन ये मैं सलाह ये दूंगा इन निवेशकों को या ट्रेडर्स को रादर कि आप थोड़ा इसको ठंडा करके खाएं। आज करीब 2% से ऊपर बढ़ा था, तो आप टाटा पावर के अंदर 107 रुपये 50 पैसे की कॉल 1 रुपये 40 पैसे पे लें, लेकिन ये बंद हुई है 1 रुपये 70 पैसे के ऊपर। तो आप अगर नीचे आता है तब आप इसको लीजिए, नहीं आता है तो लेने की कोई आवश्यकता नहीं। तो आप 1 रुपये 40 पैसे भी लीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 70 पैसे का और टारगेट आपका इसके अंदर भी रहेगा 3 रुपये का। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं, एक तुरंत ले सकते हैं, एक थोड़ा इंतजार करके। आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी, बाजार के लिए अहम संकेत और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स। आज की तेजी में ग्लोबल मार्केट से बेहतरीन सपोर्ट आता हुआ दिखा था। शुक्रवार को अमेरिका के बाजार काफी बढ़िया बंद हुए और उसके बाद आज पूरे दिन भर डाउ फ्यूचर्स ने अपनी मजबूती को बरकरार रखा। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे, यानी कि अमेरिका से एक अच्छे ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद हमारे बाजारों को है और उम्मीद करें कि वैसे एक अच्छा सेशन मिल जाए तो कल फिर से हम इस मजबूती को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इस मजबूती को आगे बढ़ाने के लिहाज से अब आप देख सकते हैं जो अच्छा सपोर्ट बाजार को दिख रहा है 15,050
1550 15,100 की रेंज में कल बाजार मजबूत सपोर्ट लेकर चलेगा और ऊपरी स्तरों पर 15,250 15,300 हल्की रुकावट का लेवल है। उसके बाद 15,400 तक की भी यात्रा निफ्टी कर सकता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 34,500 34,700 की रेंज में बैंक निफ्टी को अच्छा मजबूत सपोर्ट है कल के लिए और ऊपरी स्तरों पर 35,400 35,500 की रेंज तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की तरफ से भी हो सकती है। तो मोमेंटम अच्छा है, तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है, ग्लोबल मार्केट सपोर्ट दे रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से भी शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी का सहारा मिल रहा है, कोरोना के आंकड़े कंट्रोल में आते हुए दिख रहे हैं और इन सबको देखते हुए बाजार कुछ और ऊंचाई बना सकते हैं। और अगर इंडेक्स थोड़े रेंज बाउंड रहे भी, थोड़ा ठहरे भी, तब भी कैश मार्केट के स्टॉक्स में और ब्रॉडर मार्केट में आपको भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। तो अब भी इस महीने के जो कुछ ट्रेडिंग सेशन थोड़े और बचे हैं वहां पर आपको मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर भरपूर फोकस करना चाहिए तेजी के मौकों के लिहाज से। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया से बात करते हैं। चंदन जी, बहुत स्वागत है आपका। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां पर रखें? बिल्कुल, देखिए बाजार में काफी एक पॉजिटिविटी बनी है। आज जरूर निफ्टी ने कंसोलिडेशन देखा था, बट स्टॉक एक्सचेंज में अच्छा मूवमेंट बाजार में बना हुआ है। एक तरफ वहाँ पे स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स न्यू हाई पे जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि सिलेक्टिव हेवीवेट्स काउंटर भी बाजार में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो दो स्टॉक यहाँ पे फोकस में है, एक L&T और एक एक्सिस बैंक। और तो इसके लिए हम L&T की जो मई की 1440 की कॉल है उसको खरीदने की सलाह देंगे। 18 रुपए के आसपास ये कॉल चल रही है, 10 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और हमारा मानना है कि 33 से 34 रुपए तक के टारगेट L&T की कॉल में 2-3 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है L&T ने जिस हिसाब से कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है उसमें लगभग 1480-1500 तक के लक्ष्य छू सकता है। दूसरा ट्रेड रहेगा एक्सिस बैंक में। जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, एक्सिस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI और दूसरे PSU यहाँ पे सब सहारा दे रहे हैं। और एक्सिस बैंक कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ऊपर में 760-65 तक के लेवल छू सकता है। इसके लिए एक्सिस बैंक का 740 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। ये जो मई मंथ के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। 740 का कॉल 7 रुपए के आसपास चल रहा है, 3 रुपए का यहाँ पे आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस और हमारा मानना है कि ये प्रीमियम डबल होके लगभग 14 रुपए के टारगेट छू सकता है। बहुत शुक्रिया चंदन जी, शो में शामिल हुए आप। शर्मा सर, अब आपसे जानना चाहेंगे आपकी लॉन्ग टर्म पिक। जी, मेरी लॉन्ग टर्म पिक भारतीय स्टेट बैंक, जो देश का सबसे बड़ा बैंक, वही आज का पिक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्यों पसंद है? बहुत ही 3 छोटे-छोटे बड़े कारण जिनको आप बोल सकते हैं। पहला तो ये देश का सबसे बड़ा बैंक है। लोन की वृद्धि 6% हुई, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम में वृद्धि हुई करीब 19% और नेट प्रॉफिट में जो वृद्धि हुई वो हुई 80% इस क्वार्टर के अंदर। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है जिसकी वजह से इसकी री रेटिंग हो रही है इस बैंक की, वो है इसका स्लिपेज रेशियो का गिरना। ये स्लिपेज रेशियो क्या चीज़ होती है? दरअसल जितनी भी लोन बुक होती है किसी भी बैंक की, उसका कितना प्रतिशत हिस्सा आपका NPA होता है तो उसके अंदर आता है। तो इसके अंदर जो लोन बुक का करीब नया जो लोन खराब हुआ उसकी प्रतिशत थी 1.18%। ये 15 साल की लोएस्ट है। तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंस देता है कि आने वाले समय के अंदर ये बैंक बहुत अच्छा करेगा और इसके राइट ऑफ्स जो पहले राइट ऑफ होते थे अब राइट बैक्स आएंगे। और हमारा मानना है कि 412 पे ये जो स्टॉक अभी कोट करता है, आप 490 की प्राइस से टारगेट से इसको होल्ड कर सकते हैं साल भर के लिए। और ये समय समय पे आप इसको देखते रहिए, लेकिन आपको ये बैंक अच्छा ग्रोथ में लेके जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। तो SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह VK शर्मा जी की। बहुत शुक्रिया सर, आप शो में हमारे साथ आज शामिल हुए। तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। तो आज के लिए शो में बस इतना ही।